सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि डिविडेंड डिसीजन होता है क्या है। देखिए, हर एक कंपनी को ना साल के एंड में डिविडेंड देना पड़ता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ये सारा का सारा जो डिसीजन होता है ये कंपनी को बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो कंपनी को भयंकर नुकसान हो सकता है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन जा सकती है। तो डिविडेंड डिसीजन क्या है? इट इज कंसर्न विद द डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। इसको बोलते हैं कि प्रॉफिट को किस तरह से डिस्पोज करें, प्रॉफिट को कैसे पे ऑफ करें, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो देखो इसमें लिखा है कि अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हर एक बिजनेस को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के और ग्रोथ करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए रखना पड़ता है। दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। इसी को हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हो आप कि रिटेन अर्निंग वो पैसा होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से निकाल के रख लेती है और उसी पैसे को बिजनेस में यूज करती है, तो उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर का यहीं से काम शुरू होता है कि उसको ये तय करना पड़ता है कि जब वो डिविडेंड देगा तो क्या पॉलिसी रखे, कितना डिविडेंड दे। अगर ज्यादा डिविडेंड देता है तो उसका प्रॉफिट जो बचा है वो कम हो जाएगा, अगर कम देता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। एम आई क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो Yes, sir. जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको बड़ा ध्यान से डिसीजन लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटी यही होती है कि उसको तय करना पड़ता है कि रिटेन अर्निंग कितना रखे। अगर बहुत ज्यादा रिटेन अर्निंग रखेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत दुखी हो जाते हैं उससे और बोलते हैं कि भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ज्यादा अनाउंस करोगे डिविडेंड और प्रॉफिट भी बिजनेस को इतना अच्छा हुआ, लेकिन आपने इसी पैसे को दोबारा बिजनेस में लगा दिया। तो जब अगली बार वोटिंग होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो लोग उनसे नाराज हो जाते हैं कि दे आर नॉट गिविंग हायर डिविडेंड एंड हेंस उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे बिजनेस को बहुत फर्क पड़ता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये सब सोच के देखना पड़ता है। और दूसरी बात, मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है तो उसको पैसा तो चाहिए ना। अब पैसा या तो वो नए इक्विटी शेयर्स लेके करेगी या फिर उस बिजनेस के ही पैसे को लगा देगी। तो ये सब चीज उसको डिसाइड करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि डिसीजन लेते समय कुछ तो रीजन होगा ना, हर एक चीज का रीजन होता है। अब जैसे डिसीजन जब वो लेगा तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके डिसीजन में बदलाव लाने में मजबूर कर देंगे, यानी कि उसको अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। क्या? सबसे पहला, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। सबसे पहला फैक्टर है कि अर्निंग कैसी है उसकी। डिविडेंड डिसीजन हमेशा डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। साल का प्रॉफिट कितना है? अगर मान लो किसी बिजनेस का साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो वो ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डिविडेंड अच्छा खासा अनाउंस कर सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट कम हो, मान लो किसी कंपनी की प्रॉफिट कम हो जाती है, तो क्या लगता है आपको, वो डिविडेंड अच्छा दे पाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि मना कर देगा देने से? स्टूडेंट्स, मना कर दे। मना कर देगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स को देगा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यस सर। बताइए, कौन बता रहे हैं? यस, नाम भूल गए आप लोग कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड तभी मिलता है जब बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन आती है जहां बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रखा है, लॉस हो रखा है, या बिजनेस ने अच्छा प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो फिर वो इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको मना कर दिया जाता है कि वी हैव नॉट अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस ईयर हेंस विल नॉट बी एबल टू गिव यू द डिविडेंड। नहीं देते उनको, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, और दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होता ना तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो चाहे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मना कर सकता है। लेकिन आप अक्सर केसेस में देखेंगे कि मना नहीं करते हैं। उसके पीछे कई वजह हैं। और आजकल तो जो 2013 में अमेंडमेंट आया, 2013 के एक्ट के बाद अमेंडमेंट आया है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल पैसे नहीं दिए ना डिविडेंड, तो फिर वो उसके पास इक्विटी शेयर होल्डर वाला राइट आ जाएगा उस ईयर, और वो वोटिंग में भाग ले सकता है और अगेंस्ट में वोट डाल सकता है। पहले रूल ये था कि लगातार 2 साल आप डिविडेंड नहीं दोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इक्विटी शेयर होल्डर के राइट आ जाएंगे। लेकिन अभी चेंजेस ये आया है कि अगर मान लो कोई कंपनी 2 बार नहीं देती है, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो, सिर्फ 2 बार काउंटिंग में अगर डिविडेंड नहीं देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास
इक्विटी शेयर होल्डर वाले राइट आ जाएंगे और फिर वही बात है, वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को धमकाएगा, उनको वोटिंग में अगेंस्ट में वोट कर देगा, तो इससे बिजनेस उजड़ भी सकती है। मेरी बात क्लियर हो गई? स्टूडेंट्स, Yes, sir. तो पहला फैक्टर ये है कि अर्निंग बहुत ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप डिविडेंड अनाउंस कर सकते हो, ज्यादा भी दे सकते हो, और अगर आपकी अर्निंग ही नहीं है तो फिर आप डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहला फैक्टर ये है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, स्टेबल का मतलब होता है कि हर साल प्रॉफिट बना रही है कंपनी कोई, अगर कोई कंपनी हर साल प्रॉफिट करे जा रही है तो ऐसे सिचुएशन पे कंपनी जो है यहाँ पे क्या होगा कि हायर डिविडेंड दे सकती है। लेकिन अगर किसी कंपनी की स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं है, जैसे एक साल प्रॉफिट कमाया फिर 2 साल प्रॉफिट नहीं हुआ फिर 1 साल कमाया, कंपनी ना हायर डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा फंस जाएगा वो। अगर अगर उसको पता है कि भाई हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो अपने डिविडेंड को बढ़ा सकता है प्रॉफिट बढ़ने के हिसाब से। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं है, कमाई में स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो फंस जाएगा और उसे कम डिविडेंड देना पड़ेगा। कुल देखो, क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये नहीं पढ़ रहे हम बस ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको डिसीजन लेने पे इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे साल लॉस होने के बाद भी डिविडेंड ज्यादा दे दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर का होता है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो उसके सोचने पे इफेक्ट कर सकता है, उसके डिसीजन को बदल सकता है या बदलने में मदद करेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके इफेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड के डिसीजन को। पहला फैक्टर हमने पढ़ा कि उसकी कमाई, अगर बिजनेस अच्छा कमा रही है तो डिविडेंड ज्यादा देगी, अच्छा नहीं कमा रही है तो डिविडेंड कम दे सकती है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी हो चाहे इंटरेस्ट, मतलब यही दोनों पे दिया जाता है बेसिकली डिविडेंड तो इक्विटी शेयर होल्डर को अगर वो ज्यादा कमाते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, 15 की जगह 20% दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर प्रेफरेंस पे तो फिक्स होता है तो फिर ज्यादा क्यों दे देगी, तो ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कई तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनमें से एक प्रेफरेंस शेयर ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा भी उसको दे सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। तीसरा आ जाता है, दूसरा हमने पढ़ लिया था अर्निंग वाला, तीसरा आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। देखो, कई कंपनियां क्या करती हैं कि अपने डिविडेंड को ना स्टेबल रखती है। इससे फायदा क्या होता है कि मार्केट में उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन हो जाती है। जैसे कई कंपनियां क्या करती हैं, जैसे डिविडेंड दिया उसने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 15%, तो उनकी कोशिश ये होती है कि अगले साल कम से कम 15% तो हम दें ही, उसमें कुछ वो लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते, मतलब चाहते हैं कि 15% हर हालत में दें, और फिर ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी कि ये स्टेबिलिटी दिखाते हैं और डिविडेंड जो है कोशिश करते हैं कि हर साल दिया जाए। तो अगर कोई कंपनी ये सोच के बैठी है कि भाई मार्केट में मुझे अच्छा मैसेज देना है, मेरे को अपनी कंपनी की रेपुटेशन बरकरार रखनी है, तो वो हर साल डिविडेंड शो करेगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो, एक और आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसमें बताया गया है कि बिजनेस अगर अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को चाहती है, देखो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस चाहती है कि बिजनेस को एक्सपैंड करे और बढ़ाए प्रोजेक्ट्स को, तो उसके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है रिटेन अर्निंग वाला। तो अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखना है तो आपको थोड़ा सा डिविडेंड ना कम देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, जितना वो उम्मीद कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कंपनी डिविडेंड देने से मना कर देती है, बोलती है इस बार हम बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं तो हमें नए जगह पे और इंडस्ट्री ओपन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, मशीन्स खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो इस चक्कर में वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की वजह से हम आपको इस साल डिविडेंड अनाउंस नहीं करेंगे। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन। अगर कंपनी चाहती है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रखे और बिजनेस को और बढ़ाए, तो ऐसे में वो अपने डिविडेंड का जो जो डिसीजन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और बोल सकती है कि हम कम डिविडेंड देंगे या इस साल नहीं भी देंगे। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बिजनेस के डिसीजन को।
फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन, ये भी एक फैक्टर है। कैश फ्लो पोजीशन, इसमें बोला गया है कि सबको पता है कि डिविडेंड देने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, और आपके बिजनेस के अंदर पैसा होगा तभी तो आप डिविडेंड पे करोगे। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा अच्छा खासा है और आपके बिजनेस के अंदर कैश अवेलेबल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और आप डिविडेंड दे सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास अवेलेबल फंड्स नहीं है पे ऑफ करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप पैसा नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो कैसा है। अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा है कि दे सको, अवेलेबल है पैसा, तो आप ज्यादा डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो, डिविडेंड अनाउंस कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट हैविंग गुड कैश फ्लो and the cash flow position is not good in the business, then you cannot take such type of decisions, and you will have to restrict yourself by paying less amount of dividend. तो अपने आप को आपको रोकना पड़ेगा और कम डिविडेंड अनाउंस करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिया कैश फ्लो पोजीशन का। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फिर एक और आता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस। देखो शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस आपको देखने होंगे कि शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस, आप इसमें बताया गया है कि शेयर होल्डर्स वांट टू गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। देखो हर एक शेयर होल्डर के ना अपने प्रेफरेंस होते हैं। जैसे अगर आपने कोई इक्विटी शेयर खरीदा है किसी कंपनी में, तो आपके अंदर ये जरूर होगा कि भाई मेरी कंपनी इतना डिविडेंड दे, कम से कम मुझे इतना तो मिले। देखो हर एक को लालच होती है, जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इसीलिए तो पैसा लगाते हैं कि आगे चल के वो कमा सकें। तो अगर उनकी उनकी कुछ प्रेफरेंसेस भी होती हैं, उनके विचार होते हैं कि भाई इस साल हमें कम से कम 15% डिविडेंड मिलेगा या कम से कम 18% डिविडेंड मिलेगा। अगर आप उनकी प्रेफरेंसेस को नहीं मानेंगे ना, तो फिर वो अगेंस्ट में वोट भी कर देते हैं गुस्से के मारे। तो हर एक जो बोर्ड कंपनी होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो एक व्यू लेते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स से कि भाई आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हमें इस बार डिविडेंड ज्यादा मिलना चाहिए और आप एक्सपेंशन की सोच रहे हो। मतलब कंपनी सोच रही है कि हम बिजनेस को बढ़ा दें, और इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं कि नहीं, बिजनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग हम ना हमारा डिविडेंड टाइम पे दे दिया करो, बस अच्छा खासा मिल जाए। तो आप उनके प्रेफरेंसेस को भी ध्यान देंगे। खाली ये नहीं है कि आपके सोचने से सब कुछ नहीं होगा। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजर को जब डिसीजन लेना होता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, कितना देना है, तो उसको कई बार अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखना होता है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, उनसे राय ली जाती है। अगर उस मेजोरिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू take dividend and they are not expecting any expansion from business side, so you will have to follow that. Am I clear? ये पॉइंट समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ पूछना है? ये फैक्टर्स क्यों इफेक्ट करेंगे? एक और फैक्टर आता है टैक्सेशन पॉलिसी। देखो कई बार क्या होता है ना कि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उनके ऊपर, क्योंकि डिविडेंड भी तो एक तरह से आपकी कमाई ही है। तो अगर मान लो टैक्स की पॉलिसी कैसी है, देखो आपको पता होगा कि हर साल सरकार अपने टैक्स की पॉलिसी चेंज करती है। आपको पता होगा आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स देते हैं, तो आपने देखा होगा हर साल हम लोग जब टैक्स का बजट आता है, तो हम लोग बैठ के देखते हैं कि क्या पॉलिसी बनी, कितना टैक्स देना है, कितना परसेंट टैक्स। जैसे मान लो, एक मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो हम लोग प्राइज जीतते हैं कई बार, जैसे आप कोई भी प्राइज जीतते हो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति का सीरियल आता है। अब मान लो मैं हूँ और मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल लिया और 1 करोड़ जीत गया, तो ये थोड़ी ना है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि कोई भी इस तरह का अगर कोई अवार्ड जीतता है, प्राइज मनी अगर किसी को मिलती है, या घोड़े की रेस होती है, देखा होगा मूवीज में, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ये घोड़े की रेस में पैसे बहुत लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो उसमें उनकी कमाई होती है, अगर उनका लगाया हुआ घोड़ा जीत जाता है तो उनको डबल अमाउंट, ट्रिपल अमाउंट भी मिलता है। तो अगर मान लो किसी ने 5 करोड़ लगाया और उनका घोड़ा जीत गया, हॉर्स रेस हो रही है, या फिर कोई इस तरह का प्राइज मनी है और वो जीत गया
15 करोड़ जीत गया, तो 15 करोड़ के ऊपर 30% का टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट बोलती है भाई एक काम करो 30% का टैक्स दे दो चुपचाप। तो कितना दे देंगे? 4.5 करोड़ देना पड़ेगा उसको। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स पॉलिसी है। तो अगर मान लो कंपनी को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है डिविडेंड्स के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड भी एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है शेयर होल्डर की, तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। आपको पता होना चाहिए डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है। तो डिविडेंड के ऊपर जब टैक्स लगेगा तो कंपनी सोचेगी कि डिविडेंड ज्यादा दें कि ना दें, क्योंकि अगर वो ज्यादा डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो उनको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर है जो उनको ध्यान रखना पड़ेगा डिविडेंड अनाउंस करते समय। ठीक है? यस सर। तो कंपनी को ये देखना पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार बोनस शेयर्स इशू कर देती है कंपनी, मतलब अपने ही डिविडेंड ना देके और इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं चलो बोनस शेयर हम आपको इशू कर देते हैं। जैसे मान लो किसी इक्विटी शेयर होल्डर को आपको 10 लाख देना है उसका डिविडेंड, बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है और उसको आपको 10 लाख रुपए डिविडेंड देना है, तो कंपनी को तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा, है ना? 10 लाख के ऊपर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी एक ऑप्शन दे देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को और उसको बोलती है कि आपके जो 10 लाख रुपए हैं आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ही करोगे, तो क्यों ना आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, हम आपको बोनस शेयर दे देते हैं और शेयर का रेट भी कम कर देते, तो जितना टैक्स लगेगा उसका आधा अमाउंट आप छूट दे दो उसको। तो इक्विटी शेयर होल्डर भी खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है इस पैसे को लगा दो, दोबारा शेयर खरीद दो मेरे नाम से। तो ऐसे में कंपनी बच जाती है टैक्स देने से। तो टैक्सेशन पॉलिसी भी अब आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी अगर टैक्स देने से बचेगी तो वो कोशिश करेगी कि डिविडेंड ना दे के बोनस शेयर इशू कर दिया जाए। तो क्या डिविडेंड डिसीजन लेने में कंपनी की तरफ से इफेक्ट आया? तो आंसर है हाँ सर आया। ये ऐसा फैक्टर है जो उसके डिसीजन को चेंज करा सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो ये भी हमारा टैक्स एक फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करेगा। और सबसे आखिरी एक और है, आखिरी नहीं इनफैक्ट इसके बाद भी एक स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में बोला गया है कि देखो बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना जो पैसा लगाते हैं, वो हमेशा इवेल्युएट करते हैं कि कंपनियों की परफॉर्मेंस क्या है दूसरी। और कैसे पता चलेगा? उनको डिविडेंड से पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड कैसा दे। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है, मान लो अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है, तो ऐसे में जो स्टॉक मार्केट रिएक्शन है ये मतलब मार्केट में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही होगी। तो जितना ज्यादा आप रेट पे डिविडेंड दोगे, मार्केट में एक अच्छा मैसेज भेजोगे अपनी कंपनी के प्रति। जैसे आप मान लो इन्वेस्टर हो, सपोज करो आपने प्लान कर लिया, अब मान लो आप जॉब करने लगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अच्छी नौकरी लग गई, या कहीं आप खुद का अपना स्टार्टअप करते हो और अच्छा कमाते हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी के अंदर। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप सबसे पहले यही देखते हो कि यार कौन सी कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है। तो आजकल इंटरनेट की सुविधा इतनी सारी है, हम लोग खाली सेबी की उस पे साइट पे जाके या अलग से ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहां हम जाके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कंपनी का कि किस कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया आज से पिछले 5 सालों में। तो जो कंपनी ने सबसे ज्यादा डिविडेंड अनाउंस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है आप उसी के ऊपर शेयर लगाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यार इससे फायदा है, एनालिसिस करोगे उसका। तो कंपनियां भी चाहती हैं कि मार्केट रिएक्शन उनका अच्छा हो, इस वजह से वो अपना कोशिश करते हैं कि डिविडेंड हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। तो बेशक उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना ये टारगेट बना लेती है कि भाई मेरे को थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ा के देना है जिससे कि मेरा ट्रेंड ऊपर की तरफ बना रहे और लोग मेरे पैसे लगाएं, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदें। और कल को मेरे को जरूरत पड़ेगी शेयर रेज करने की तो मैं आसानी से कर पाऊं, मैं मार्केट में अच्छा मेरा मैसेज है। बात क्लियर है सबको? यस सर। और एक और पॉइंट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। होता क्या है कि रेप्यूटेड कंपनी जो होती है ना उनका आसानी से एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट में, और इसीलिए वो रिटेन अर्निंग पे कम प्रीफर करती है। जैसे कुछ रेप्यूटेड कंपनी है उनको पता है कि अगर कल को हमें पैसे की जरूरत है तो लोग हमें पैसे आसानी से रेज करवा देंगे, मतलब पैसा हमें दिलवा देंगे। क्यों दिलवा देंगे? क्योंकि आसानी से हमें पैसे इसलिए दिलवा देंगे क्योंकि हमारी रेपुटेशन है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये बोलते हैं इसको एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हो और इससे आप ज्यादा कमा सकते हो। तो इसीलिए आप नहीं चाहोगे कि रिटेन्ड अर्निंग रखें। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है,
उसको पता है कि जब मन करे वो पैसा रेज कर सकती है, तो वो रिटेन अर्निंग को रखना ही नहीं चाहेगी। वो कोशिश करेगी कि इक्विटी शेयर को ज्यादा अनाउंस कर दो डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे और जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी हम मार्केट से रेज कर लें। तो ये भी एक अच्छा, मान लो कोई रेप्यूटेड कंपनी नहीं है और उसको पता है कि कल को मार्केट में अगर मैं पैसा मांगूंगा शायद मिले शायद ना मिले, तो ऐसे में वो ये सोच सकती है कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपनी ही कंपनी में वापस लगा दो, क्योंकि क्या पता कल को पैसा मिले कि ना मिले। तो ये भी एक कैपिटल मार्केट का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में ये भी तो हो सकता है कि एक नेगेटिव पॉइंट चल रहा हो कि लोग पैसा ही ना लगा रहे हो, डर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी रिटेन अर्निंग को रखना चाहती है और ज्यादा अनाउंस नहीं करती। क्लियर है? यस सर। एक और पॉइंट है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो होता है क्या है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो कई बार कानूनी प्रक्रिया ऐसी आ जाती है कि वो उतने से ज्यादा डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकती। अच्छा, कैसे आती है ये लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स? जैसे मान लो कंपनी ने लोन ले रखा है किसी बैंक से, तो बैंक वाले पहले ही उनसे ना कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं कि आप पहले ना हमारा इससे ज्यादा डिविडेंड अनाउंस नहीं करोगे, क्योंकि बैंक को ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ज्यादा डिविडेंड दे दे के कंगाल हो जाए और हमारा जो लोन का पैसा है प्रिंसिपल अमाउंट वो चुका ही ना पाए। तो इसीलिए कई बार लीगल कॉन्स्टेंट भी लग जाता है, कंपनी को रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अगर आप इससे ज्यादा उधार लोगे तो आप इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते और इससे आपकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए ये चीज को फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, ये दोनों में थोड़ा सा कई डिफरेंस है। देखो लीगल कॉन्स्टेंट में आता है कि कानूनी प्रक्रिया, इसमें मतलब हो सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा मेंशन किया हो कि अगर कोई कंपनी का ट्रेंड अपवर्ड नहीं जा रहा है तो अपना 20 या 30% से ज्यादा इक्विटी शेयर अनाउंस नहीं करेगी। तो ये लीगल कॉन्स्ट्रेंट है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो दो पार्टी के बीच में, कंपनी और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो कि बैंक ने बोला हो कि मैं तुम्हें इसी शर्त पे लोन देता हूँ कि तुम डिविडेंड इससे ज्यादा नहीं दोगे किसी को, या ये एक्शन नहीं लोगे, मतलब रिटेन अर्निंग रखोगे या नहीं रखोगे, ऐसा कुछ इस तरह का। तो तब जाके बैंक मतलब कंपनी मजबूर हो जाती है और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो दोनों में यही फर्क है, लीगल कॉन्स्ट्रेंट में एक्ट में लिखा रहेगा, ठीक है, और एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा आपको। और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स में एग्रीमेंट होगा दो पार्टी के बीच में, और एक पार्टी कंपनी होगी और दूसरी पार्टी वो होगी जिसने बोरो की, जिसने लोन दिया होगा, यानी कि बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने पढ़ा कि जब भी कोई कंपनी को डिविडेंड अनाउंस करना होता है तो उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि दें कि नहीं दें, कितना दें, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दें, प्रेफरेंस को कितना दें। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके फैसले को चेंज करा सकते हैं। पहला फैक्टर था अर्निंग। अगर उसकी कमाई ज्यादा होगी तो ज्यादा डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, और अगर कम हुई तो उसे कम करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो उसके डिसीजन को बदल सकता है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर मान लो कोई कंपनी लगातार कमाए जा रही है तो वो डिसीजन ले सकती है, ज्यादा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी की स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग में, तो ऐसे में उसको ऑटोमेटिकली कम डिविडेंड अनाउंस करना पड़ेगा, या हो सकता है ना भी करे। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कई कंपनी चाहती है कि उसका डिविडेंड स्टेबल रहे, हर साल बढ़ता रहे या एक बराबर रहे। तो ऐसे में लॉस होने के बावजूद भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसके डिसीजन को चेंज कर देंगे। तीसरा, चौथा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कोई चाहती है बिजनेस की वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेना चाहती है, कि नए बिजनेस खोलना चाहती है, तो ऐसे में वो कोशिश करेगी कि डिविडेंड कम अनाउंस किया जाए और प्रॉफिट को मेंटेन वही रिटेन कर दिया जाए, बिजनेस में दोबारा लगा दिया जाए, जिससे कि नई बिल्डिंग बन जाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। पांचवा हमने पढ़ा कैश फ्लो पोजीशन। अगर बिजनेस के पास पैसा अच्छा खासा है, अवेलेबल मनी है, तो ऐसे में वो ज्यादा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। और अगर उसके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसको डिसीजन नहीं ले पाएगी ढंग से। पांचवा, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देखो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस क्या है कि इसमें बताया गया है कि आप देखो इसमें प्रेफरेंस, हमें ना शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि कई बार ना शेयर होल्डर से पूछा जाता है कि आप कितना चाहते हो डिविडेंड, तो वो उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो उसकी बात को भी आपको मानना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिटेन अर्निंग कर लो और अगर वो नाराज हो गया तो आपको हटा देगा, यानी कि
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही पत्ता साफ कर देगा वो। तो इसीलिए प्रेफरेंसेस भी देखी जाती हैं। फिर एक और पढ़ा हमने टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की ना टैक्स पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो टैक्स पॉलिसी को ध्यान में रख के उसको कई डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, और इसमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर जैसे डिविडेंड ज्यादा अनाउंस करेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट ने रूल बना रखा हो कि हम डिविडेंड पे इतना % टैक्स लेंगे, तो ऐसे में फंस जाएगी कंपनी। और जनरली आपको पता होगा कि कंपनी 25 से 30% टैक्स देती है। तो आप इमेजिन करो, जो भी आप डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो बीइंग अ कंपनी, उसका आप 25 से 30% टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो आपके पास डबल मतलब मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ऐसे में आप कोशिश करोगे कि आप डिविडेंड कम अनाउंस करो। ठीक है, फिर आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। एक चीज और बता दूं, जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है ना, तो उस डिविडेंड के ऊपर शेयर होल्डर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा अमेंडमेंट आया है, और ये अमेंडमेंट हर समय चेंज होते रहते हैं। तो अगर मान लो गवर्नमेंट कहती है कि आधा मतलब शेयर होल्डर भरेगा डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है, तब तो कंपनी आराम से डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि क्या रूल है, टैक्स का रूल क्या है। अगर कंपनी को लगता है कि इसमें मेरा घाटा है, तो थोड़ा डिविडेंड कम रखना चाहिए। और अगर लगता है कि कंपनी को लगता है कि मेरे को टैक्स नहीं भरना है, शेयर होल्डर को भरना है, तो ऐसे में डिविडेंड मन चाह दे सकती है। बट उसको टैक्स की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, वो देखनी पड़ेगी। एक और था मार्केट रिएक्शन। देखो, हर एक कंपनी की अब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि हर एक कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन देखा जाता है कि मार्केट में क्या रिएक्शन है। तो कंपनी चाहती है कि डिविडेंड ज्यादा अनाउंस करे, जिससे कि उसकी मार्केट में अच्छा रिएक्शन हो, लोग उसकी कंपनी को पसंद करें, और कल को अगर उसे पैसे की जरूरत होगी तो मार्केट रिएक्शन देख के ही लोग पैसा लगाते हैं। तो ऐसे में कंपनी ज्यादा अनाउंस करना पसंद करेगी, भले ही उसको थोड़ा नुकसान भी हो रहा होगा तब भी। और एक और हमने पढ़ा था एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कैसी है, अगर आपकी कंपनी ज्यादा रेप्यूटेड है तो आप ज्यादा डिविडेंड देना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि पैसा आप कहीं ना कहीं से रेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज भी है। एक लीगल कॉन्स्टेंट पढ़ा कि कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया है। अगर कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक देखा जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे लीगल कॉन्स्टेंट्स में बोला गया है कि सपोज करो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया, आपने पैसा रेज किया एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर। अब आप याद करो, एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि अगर किसी कंपनी ने उनको डिविडेंड एक साल नहीं दिया, तो अगले साल ये वाला डिविडेंड भी देना पड़ता है। मान लो कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया और अगले साल अच्छा कमा गई, और उसको डिविडेंड, तो उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर लीगल कॉन्स्टेंट है, कंपनी को मजबूरी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पिछले साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जब कंपनी पिछले साल का डिविडेंड देगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट घट जाएगा। तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड अनाउंस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। और एक और पॉइंट था कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे अगर कंपनी ने लोन ले रखा है किसी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, और इंस्टीट्यूशन ने इस बात पे लोन तब इसी कंडीशन पे दिया था कि आप इससे ज्यादा डिविडेंड किसी को नहीं दोगे, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर कंपनी इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये था पॉइंट। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था ये वाला, मतलब ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट लास्ट था। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन पढ़ा, और ये पढ़ा कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना कर लेते हैं, और अगली क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो फाइनेंशियल प्लानिंग आएगा, कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। किसी को कुछ पूछना है बेटा पीछे तक का टॉपिक में कुछ भी?